Welcome to my channel. So today I am going to discuss about Karl Marx, or we will talk about Karl Marx, who was the father of international socialism. He was an मतलब उन्होंने ना एक तरीके से क्रांति लिया था सोशलिज्म में। मेन मतलब उन्होंने सोशलिज्म का लाया था। ठीक है, अब उनका इंट्रो करते हैं। मैं चेंज करती हूँ स्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट get an intro of him. Karl Heinrich Marx was born in January in 1818 and belonged to a family of lawyers of upper middle class. After finishing his education, he started his career as a journalist. For a very short time, he was the editor of Rhenish Times, but he had to leave it during the strict censorship. It put a drastic check on the expression of his revolutionary ideas. He died in March 1883. वो जर्मनी में बॉर्न हुए थे 1818 के अंदर। उन फैमिली ऑफ लॉयर्स से बिलोंग करते थे, अपर मिडिल क्लास से पैसे वाले थे। ठीक है, अपनी एजुकेशन फिनिश करने के बाद उन्होंने जर्नलिज्म में कैरियर स्टार्ट किया। वो भी शॉर्ट टाइम के लिए एडिटर है रेनिश टाइम्स के, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ गया था। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी कि मतलब वहाँ पे सरकार ने वो लगा रखा था ना कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो एक सेंसरशिप लग गई थी उनके ऊपर। और एक ड्रास्टिक चेक था उनके एक्सप्रेशन ऑफ इज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़। और उनकी डेथ हो गई थी 1883 के अंदर मार्च में। और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें से मेन है दास कैपिटल, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। दास कैपिटल तो याद करना ही पड़ेगा, जो पब्लिश हुआ था 1867 में। और जिसके इसके जो दो वॉल्यूम्स हैं ना, वो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुए 1885 में और 1894 में उनको पब्लिश करा एंजल्स ने, जो एक एमिनेंट फॉलोअर थे मार्क्स के, यानी कि मार्क्सिज्म के। और कार्ल मैक्स के अदर चीफ वर्क्स हैं हेजिलियन फिलोसॉफी ऑफ राइट्स 1850। हिज other chief works are Hegelian Philosophy of Rights 1843, A Contribution to the Critique of Political Economy 1859 and The Poverty of Philosophy। ठीक है, अब मैं एक बार पैराग्राफ रीड कर देती हूँ वापस। Among his important works, Das Capital was published in 1867. Its 2 volumes were published after his death in 1885 and 1894 by Engels जो भी है, an eminent follower of Marxism. His other chief works are Hegelian Philosophy of Rights 1843, A Contribution to the Critique of Political Economy 1859 and The Poverty of Philosophy. Karl Marx was only the person who presented socialism for the first time in the form of economic principles. He explained the existing economic conditions and projected their future prospects later on. With his entrance, the form of socialism changed from utopian socialism or state socialism to scientific socialism. The dawn of socialism in this scheme is the inevitable consequence of the evolutionary process through which the capitalism itself took the place of serfdom. Robertus, an earlier state socialist, was convinced of his idea of historical evaluation of capitalism, but he expected it through the state intervention. Robertus थे ना, जो वो एक कन्विंस तो थे इनके आइडियाज है ना, लेकिन कैपिटलिज्म हट के सोशलिज्म स्टेट इंटरवेंशन के कारण आया। ठीक है, अब फैक्टर्स जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा कार्ल मैक्स को, वो है कार्ल मैक्स वॉज known for his liberal views and as earlier stated was basically a journalist. अब लिबरल व्यूज़ के थे और जब हमने देखा कि वो जर्नलिस्ट थे, ठीक है, ऊपर पढ़ाई उनका। ही वॉज एसेंशली द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट थे, मतलब एनवायरनमेंट ने उनको पूरा इन्फ्लुएंस किया था। डिस्पाइट द Hegelian philosophy and Engels literature as the main source of stimulation, Marx was very much affected by the political, economic and social conditions of Germany. वो political, economic और social conditions ना जर्मनी के, उनसे बहुत ज़्यादा affected थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सिंडिकलिज्म इन इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलिज्म चल रहा था और सिंडिकलिज्म चल रहा था उससे। एंड बाय फ्रेंच पोस्ट रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रेंच के अंदर पोस्ट रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे ना, उनसे। अदर्स हु अफेक्टेड द थॉट्स ऑफ मार्क्स, और बाकियों ने जो मार्क्स के थॉट्स को अफेक्ट किया, वो है डेविड रिकार्डो, प्राउडहन जो भी है, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन एंड चार्ल्स फॉरियर। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेशनल सोशलिज्म, मैंने बताया था फादर ऑफ इंटरनेशनल सोशलिज्म कहलाए वो उन्होंने ही साइंटिफिक वे में परफॉर्म करा। उन्होंने उनका इतना इमेजिनरी नहीं था जैसे कि पहले वो
प्लेटो और कौन है यार वो, सॉक्रेट्स वगैरह का था, ठीक है। प्लेटो का मेन था, मैंने तो वही पढ़ा था, ठीक। वही थोड़ा पॉलिटिकल में चला गया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट ही है, इसमें लिखना यही है, ठीक है। अब है फादर ऑफ इंटरनेशनल सोशलिज्म, कैसे, क्या, क्यों, ठीक है। There are many others who claim to be father of international socialism. Saint Simon belonged to a noble family and wanted to establish a new industrial world on a spiritual basis. सेंट साइमन और भी बाकी लोगों का है कि वो फादर ऑफ इंटरनेशनल सोशलिज्म कहला सके, जैसे कि सेंट साइमन जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इस्टेब्लिश करना चाहते थे स्पिरिचुअल बेसिस पे, धार्मिकता कुछ ऐसा कह लो, ठीक है। हिज सोशलिज्म इज़ वेरी वीक, लेकिन उनका सोशलिज्म बहुत ही वीक था। हिज फॉलोअर्स हाउएवर डिज़ायर टू अबॉलिश द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो साइमन के फॉलोअर्स थे उनकी इच्छा थी कि वो ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अबॉलिश कर दे। दे थस डिज़ायर दैट द टोटल प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द स्टेट। उनके आगे की डिज़ायर थी कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना वो स्टेट के अंडर ही हो। दे कन्वेंस द सोसाइटी एज अ बिग वर्कशॉप, उन्होंने कन्वेंस किया कि जो सोसाइटी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है। Fourier, another strong claimant, was an associationist who wanted to improve the conditions of workers with their small associations, ठीक है। Fourier एक दूसरा है, अब वो बहुत अच्छे खासे क्लेमेंट थे एसोसिएशनिस्ट के, जो कि इम्प्रूव करना चाहते थे वर्कर्स की कंडीशंस उनकी स्मॉल एसोसिएशंस के साथ में। जैसे किसी की छोटी दुकान है तो उसकी उस दुकान के साथ में उनकी कंडीशन सही करना चाहते थे वो। सिमिलरली रोबर्टोनाई वॉज मियरली एन आइडल मिलोनर, जो एक छोटे से मिलोनर था आइडल, हु वांटेड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थ्रू द वर्कर्स एसोसिएशन एंड ट्राइड टू फॉर्म न्यू कम्युनिटीज़, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे वर्कर्स एसोसिएशंस के थ्रू और न्यू कम्युनिटी फॉर्म करना चाहते थे, ठीक है। रॉबर्ट और फॉरियर का एक थोड़ा सा सेम टू सेम ही हो गया। However, Robertus and Lassalle may be regarded as the founders of scientific socialism. Robertus और Lassalle उनको रिगार्ड कर सकते हैं फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, बट इट इज़ अ फैक्ट वर्थ नोटिंग दैट नन ऑफ दैम हैज़ रीच द हाइट विच वॉज अटेन्ड बाय मार्क्स। लेकिन हम ये नोट कर सकते हैं कि कोई भी वो ऊंचाई नहीं छू पाया जो मार्क्स ने छुई, ठीक है। ही हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच, उनकी एक डिफरेंट अप्रोच थी, अलग ही थी बिल्कुल, ठीक है। ही गेव अ न्यू शेप एंड कंटेंट टू सोशलिज्म, उन्होंने एक नया शेप और नया वो दिया, नया इन्फो दिया सोशलिज्म के बारे में, कंटेंट दिया। हिज सोशलिज्म वॉज अगेंस्ट दोज हु वर द हैव्स एंड इट सपोर्टेड दोज हु वर हैव नॉट्स। उनका जो सोशलिज्म था ना वो जिनके पास था उनके अगेंस्ट था और जिनके पास नहीं था उनके फेवर में था, उनको सपोर्टिव था। विथ मार्क्स सोशलिज्म टुक ऑन अ प्योरली मटेरियलिस्टिक grab and became international और cosmopolitan in its shape. मार्क्स के अप्रोच के थ्रू एक मटेरियलिस्टिक गैप बना और इंटरनेशनल शेप लिया इसने, ठीक है। फैक्टर्स विच मेड मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, फैक्टर्स जिन्होंने मार्क्स को एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनाया इकोनॉमिक हिस्ट्री के थॉट में, आर हिज उनके एनालिसिस, intensive study of economic problems, his clarity of ideas, his intelligence, his logic, and his keen anxiety to reach the foot of every subject. Marx propounded his famous theory of socio-economic development based on dialectical materialism and historical facts, which had made him a global personality among the real socialists. It is for this view that Karl Marx may be called the father of scientific socialism at the international level. अब इनकी थ्योरी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट अबाउट हिम, आई थिंक सो। Marxian theory of socio-economic development is substantially supported by historical facts which claim Marxian socialism as an inevitable result of forces inherent in capitalism. In fact, its socialism is not simply an utopian dream, but it is an essential development. Karl Marx desirably thinks of certain answers to the questions. For example, what is the human society, why is it changed, and what are possible changes in it in the future.
Dialectal materialism, Marx wanted indeed to find out various laws which the society transmits from one category to the other. According to the Hegelian philosophy, the role of transmission of society was assigned to the ideas or thesis. In his opinion, the theses have their antithesis, and that tends to a reaction between thesis and antithesis. It results in synthesis or new ideas which are likely to attract their own antithesis. In Marxian approach, the material conditions of social life are preferred instead of relying on ideas as the prime movers. Karl Marx himself observed the mode of production in material life decides the general character of the social, political, and spiritual process of life. It is not the consciousness of man that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their existence. However, the evolutionary process leads to a conflict between the mode of production and the superstructure. In this way, a process comes into motion by which the existing economic system or mode of production will finally be replaced by a new economic system or superstructure in harmony with the mode of production. It is called the dialectic materialism of Marxian hypothesis, in terms of which his own analysis is carried on. In other words, by the dialectical materialism, we mean the theory of political events as due to conflict of social forces caused by man's material needs. It is with this view that Marx presented class conflict as a prime social mover in terms of which the social history is traced. Whenever a new economic system appears, the productivity powers of the society accelerate. At the same time, the new social relations come. New social relation comes forward and tend to give benefits to the hitherto repressed classes. But the society, in the due course of time, comes to know the fact that some classes are being exploited by others. The class struggle becomes open, and eventually the existing mode of production is overthrown and replaced by another. Karl Marx was thus not merely a revolutionary historian, but he was also an eminent economist. His views are related mainly with the exploitation of workers in a capitalist economy. He badly criticized this system and brought to light many of its shortcomings. Marx also gave a number of facts mainly responsible for its downfall. In view of explaining his views, Marx presented three theories which are given as under: theory of capitalist economy. First, Karl Marx held that there are two classes in the capitalist society. कार्ल मैक्स ने बोला कि दो क्लासेस है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, लेबर और कैपिटलिस्ट. द कैपिटलिस्ट क्लास बिलोंग्स टू अ रिच कम्युनिटी एंड एक्सप्लॉइट्स द पुअर वर्कर्स. द फॉर्मर ओन्स द कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेस all the factors of production and puts them into production. The major part of the society belongs to the poor community, and most of them are workers. They sell their labor for wages. In a capitalist economy, there are tough competition among business organizations which compel new or small units to stop their production. It tends to increase the number of workers in the market and leads to unemployment. Ultimately, capitalists get the chance to exploit workers. By exploitation of workers, we mean to employ workers on low wages, compel them to work for more hours, and to employ child or women laborers just on half wages. Marx says that it leads to the class struggle and motivates workers to be organized, and they start labor movements. The exploiters are ultimately destroyed. ठीक है. उनकी जो थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ये बोलता है कि ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी दो में डिवाइडेड है, लेबर और कैपिटलिस्ट में. जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना वो रिच कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और वो एक्सप्लॉइट करती है पुअर वर्कर्स को. जो कैपिटलिस्ट है वो ओन करता है कैपिटल को और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और उनको एक साथ पुट करता है प्रोडक्शन के अंदर. जो मेजर पार्ट है सोसाइटी का वो पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और आधे से ज़्यादा उसमें से पॉर्न यानी कि वर्कर्स हैं. वो अपना लेबर सेल करते हैं पैसा कमाने के लिए. और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो कंपेल करते हैं कि नया या फिर जो स्मॉल यूनिट्स है ना वो अपना प्रोडक्शन बंद कर दे. ये इच्छा रखते हैं, ये करते हैं कि वो अपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स को बढ़ाएं मार्केट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट लीड हो. जिसमें मतलब निकाल दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, केवल अपने टाइप के उनको वर्कर्स को रख रहे हैं तो बाकियों का कोई काम नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया.
अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट गेट द चांस टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स, और अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट को चांस मिल जाता है कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर पाए बाय एक्सप्लॉइटिंग, और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने से हम मैस क्रिएट करते हैं, यानी कि यार पंगा लिया है तो मैस तो होगा ही होगा, और वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं लो वेजेस पे, उनसे काम करवाते हैं बहुत ज़्यादा घंटों तक, और बच्चों को और लेडीज़ को सीधा आधे ही वेजेस पे रखते हैं। जैसे कि अगर मैन को 100 या 200 में रख रखा है, ठीक है, तो बच्चों को और लेडीज़ को 100 में 50 में ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। फिर मार्क्स कहते हैं कि ये ना क्लास स्ट्रगल की तरफ लेके जाता है कि ये गरीब है, ये रिच है, ये गरीब 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 करो भाई तकड़े तरीके से, ठीक है। और ये फिर जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, तब वर्कर्स को लेबर मूवमेंट्स करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए क्लास में, ठीक है। द एक्सप्लॉइटर्स आर, और लास्ट में जब ये सब होता है, मूवमेंट वगैरह आते हैं, जो एक्सप्लॉइटर्स होते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सियन अप्रोच, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ production in a capitalist economy is the maximization of profits. मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्सियन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन का वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बस प्रॉफिट बढ़ाना होता है इनको, तो ठीक है। इन द अर्ली बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज द फॉर्मूला वॉज CMC, कमोडिटी टू कमोडिटी, बट इन अ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ mode of production, the circulation of commodity system now goes to the changed and started to be as MCM. It means that the capitalist now goes to the market with money and purchases labor or commodity. He further sells the power and labor to the consumers and finally receives comparatively more money. Is in this way M is greater than M साइन के साथ में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एम साइन एंड एम विथ साइन is likely to be the profit of the capitalist which has received at the cost of labor. Marx calls it the exploitation of labor because the difference which should have gone to the workers goes in the pockets of the capitalist, ठीक है। Marx propounded three main theories so as to explain the theory of capitalist exploitation. These theories are as under, जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी है उन्होंने उसको 3 मेन थ्योरीज में डिवाइड कर दिया है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और बाकी की आगे आएगी लिखी हुई, ठीक है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स is not a new field of inquiry but it is however old wine in a new bottle. अभी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पुरानी ही वाइन है नई बॉटल के अंदर, यानी कि पुरानी चीज़ को नई चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। In this respect, the Marxian approach is very close to the view of Sismondi, Robertus and Saint-Simon. Marx felt it as a social problem. In fact, Marxian theory of value Marxian theory of value is an advanced form of Smith's or Ricardian theory of value. The classical economist merely held that the true value of any commodity depends upon the amount of labor or effort which has expended to produce it. A commodity has both use value and exchange value. In other words, any commodity must have value in use to have its exchange value, but both are not terminus. A thing may have value in use without having an exchange value. For example, the air or oxygen has the value in use and is very important for life, but it does not have an exchange value as it is easily available everywhere. The utility of a commodity, as Marx says, is the outcome of the labor. Whenever an individual is used in production, he becomes the part of the social labor. In the market, the exchange of commodities is done in the equal proportion. It means when commodities are exchanged in the market, their terms would be determined by their relative cost of production or the average or socially necessary labor cost. Since labor is only the active means of production, the basic cause of value is labor.
Thus, Marx expresses in his labor theory of value, that the exchange value of a commodity is determined by the amount of social labor time which is taken to produce it. According to Marx, there were two main reasons of price variations: the different types of labor engaged in the production of the commodities, and the variations in the utility of the commodities. अब क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा, इतना काम इतना बोलेंगे करेंगे तो ठीक है, क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं इनका. It is thus worth noting fact that Karl Marx in his labor theory of value merely follows the traditional approach. थोड़ा सा ये फॉलो करते हैं नहीं करते ऐसा वाला सीन है, बट स्टिल इस कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ गिवन अ न्यू अप्रोच. लेकिन इनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने फिर भी एक नया अप्रोच दिया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. For discussing the theory of value, it is true that he has given merely an open explanation of value, and the price determination is ignored by him. But Marx has certainly done a good job to the society in bringing to light the various factors and mechanism of exploitation of workers. The shortcomings of the theory are as follows. अब इनकी शॉर्टकमिंग क्रिटिसिज्म. द मार्क्सियन अप्रोच इज रेदर वन साइडेड. इनकी एक ही साइड अप्रोच देखा, मतलब लेबर की साइड ही थी, कैपिटलिस्ट में तो छोड़ दिया. ठीक है. ये सेंट्रलाइज अटेंशन, इन्होंने केवल अपना सेंट्रलाइज किया अटेंशन सप्लाई की तरफ और डिमांड पे ध्यान नहीं दिया बस. कट. बी. Karl Marx has accepted labor only as a means of production, and other means of production have not given the due importance in determining the value of a commodity. केवल लेबर को ही मीन्स माना है प्रोडक्शन का, केवल वही, बाकी किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है. लेबर ही है जिसके थ्रू आपको कमोडिटी की वैल्यू पता पड़ेगी. इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू कंसिडर ओनली लेबर एज बेसिक फैक्टर to determine the price of a commodity, whereas the utility and scarcity of the commodity are also other factors which plays a very dominating role in price determination. These factors have been avoided in his theory, और ये factors इनकी theory में avoid हुए हैं. अब theory of surplus value. Marx tells us in his theory of surplus value that in a capitalist economy, the capitalists anyhow get an opportunity to exploit the workers, charging the additional value for a commodity produced by them. The capitalist buy the workers from the market like a commodity. जो कैपिटलिस्ट होता है ना, वो वर्कर्स को मार्केट से ख़रीदते हैं जैसे कि कोई सामान हो, कमोडिटी हो. द वर्कर्स यूजुअली go to sell their labor power to employer, and he buys their labor power for a certain period. Marx has already made it clear in his labor theory of value that the value of a commodity is determined by the labor time necessary for its production. यानी कि दिहाड़ी वाला काम होता है ना मजदूरों का, वैसा वाला. ठीक है, वैसा चलता है. Marx has already made it clear in his labor theory of value that the value of a commodity is determined by the labor time necessary for its production. In fact, workers have the right to acquire wages equal to the labor time necessary for the production of the commodity, but capitalists give them wages necessary to maintain the level of subsistence. In this respect, the value received by the producer for a commodity will be much higher than the real wages given to the workers. The additional surplus value which would have gone to the workers is generally subbed by the capitalist. In other words, the surplus value as Marx says, is the difference between the value of product as charged by the producers from consumers and the value of labor power employed to produce that commodity, which is likely to be equal at the level of subsistence. For instance, if 8 hours of socially necessary labor time is required to create a necessary labor power or to maintain the level of subsistence, the producers will pay them wages as determined by this level. On the other hand, the labor power is so created which is able to work together, say 12 hours of labor time every day. The rest 4 hours of labor time, which will create an additional exchange value as snatched by the capitalist for himself, may be called the surplus value. Karl Marx considered additional or surplus value as one of the main and necessary features of capitalism. In his opinion, there are three methods of creating surplus value, which are increasing hours of work, raising the productivity of workers, and third, reducing the real wages of workers. If the additional surplus is acquired by increasing the working hours, Karl Marx calls it absolute surplus value, and relative surplus value in case it gained by reducing the real wages.
theory of surplus value. Karl Marx has divided the labor into two major parts: necessary labor and surplus labor. Marx tells us that the producers at least realize as much amount from the consumers as would balance the labor power consumed to produce a commodity, but they do not give them wages equal to their labor power, and in producing a commodity, the workers are paid their wages mostly at the subsistence level, which is rather less than what they have produced in the necessary labor time. Thus, the surplus labor, as Marx observes, consists of the difference between the proportion of labor employed in production and the proportion of labor paid to the uh, paid to produce a commodity. For commodity, but he is paid wages equal to the labor time of 5 hours. The difference 8 minus 5 is equal to 3 hours of work in surplus labor, out of which nothing is given to the workers. ये तो इनकी सारी वो थियोरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वगैरह में आ गया. ठीक है. अब concentration of capital. The socialists think that before the 16th century there was nothing like capital. Socialists सोचते थे कि 16th century से पहले कि ना कैपिटल जैसा कुछ है ही नहीं. ऑल वर्कर्स हैड देयर ओन कैपिटल. सारे वर्कर्स के पास उनका खुद का कैपिटल है. द कैपिटल कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रीमली इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल. लेकिन जो कैपिटल था ना वो केवल थोड़े से ही लोगों के हाथों में था. सो कॉल्ड capitalist with the evaluation of capitalism in the world, with the result that the workers were compelled to sell their labor power to the capitalist on the minimum wages or the wages at the subsistence level. Marx in his analysis observes there may arise inner contradictions in a capitalist economy which lead capitalists always in the race with each other to create and grasp as much of surplus value as possible. In order to achieve this objective, they take certain steps which lead to economic crisis in the economy, that is falling rate of prices and profits, overproduction, depression, and so on. Um, it also stimulates class struggles in the society. In this way, the society is divided into two major parts: working class and capitalist. The capitalist class of the society started exploitation of the workers. At this end, they adopted various methods like longer hours of work, employment of women and children on the half payments. It caused a heavy concentration of wealth and capital in their hands. According to Marx, when the exploitation of workers would reach its maximum height, the class struggle between these two groups of the capitalist society would go ahead till the capitalism was entirely replaced by a new mode of production. In this way, the economic revolution ultimately would come forward and would end the private property. Capitalism could be thrown out and be replaced by the socialism. Bad effects of the concentration of wealth, यानी बुरे नतीजे जब एक ही थोड़े से लोगों के पास ही पैसा हो. The concentration of capital in the hands of a few persons brings about a number of bad effects on the economy. They are as follows: centralization of power. The centralization of capital and economic parts in the hands of a few capitalists results in the formation of the big industrial organizations and monopolies in the market, and that stimulates capitalists to exploit poor workers and consumers as well. Second, centralization of rural masses in societies. The rapid growth of population followed by the heavy industrialization, particularly in urban areas, ruins the rural industries. Ultimately, the people from the villages migrate to the cities for the better opportunities of jobs and centralize there forever. And of capitalist economy, the number of laborers increases with the organization of production process on the large scale. Marx points out that the workers are the enemy of capitalists, so they themselves invite their opponents to be organized in the form of trade unions, which will ultimately destroy them completely. Fall in profits. The machines and stable capital increase the scale of production, but the variable capital or expenditure on the labor reduces it. Since the stable capital, as Marx points out, is almost unproductive, the surplus value or the margin of profit of the producers come down, which is a serious cause of concern. Economic crisis. The exploitation in capitalism causes a heavy concentration of economic parts in the hands of the capitalist, which tends to reduction in the purchasing power of the workers, and that adversely affects the standard of living. It results in overproduction in the economy, which tends to reduce the margin of profit of the producers, with a constant and regular decline in the prices of the commodities. Class struggle. Karl Marx also tells us that this centralization of capital in the hands of a few persons encourages class struggle in the society, which ultimately becomes the main cause of the end of capitalism. According to Marx, the day will come when the gap between surplus labor and surplus value will be over, and the exploitation of workers will come to an end with the transformation of capitalist economy into the socialist economy.
कंप्लीटेड। ठीक है, इनकी थ्योरी व्योरी सब पढ़ लिया। थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल, अब एक्सप्लॉयटेशन वाले के अंदर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू थी, और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ लेबर सरप्लस वैल्यू। ठीक है, कृपया करके मैंने इतना बोला उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिएगा। थैंक यू।